नमस्कार। 2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टेट की परीक्षा है और हम लगातार वीडियो ला रहे हैं और इस वीडियो में हम जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ेंगे। 4 सिद्धांत जिसमें 2 से 3 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं जीन पियाजे से। तो जल्दी से जितने भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। इससे पहले हमने कॉलबर्ग का सिद्धांत हमने पढ़ा था, उसको भी देख लें और लगातार बहुत सारी वीडियो डाल दी हमने टॉपर्स के नोट्स से, क्योंकि इन नोट्स को आपने पढ़ा, अगर पूरा वीडियो आपने देखा तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ 125 प्लस आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा संस्कृत की वीडियो भी डाल दी गई हैं, उनको भी देख लेना। और हिंदी वगैरह की और ईवीएस गणित वगैरह की मैराथन लाएंगे, एक बड़ी सी 2-3 मैराथन जिसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर कर ली तो बड़ी मैराथन होगी और लगातार आप उसको आपने पढ़ लिया तो लास्ट में आपका कोई नहीं रोकेगा 125 प्लस नंबरों से, क्योंकि मेरे खुद 126 नंबर हैं और मेरे नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं बनाए हुए हैं, जिससे मैं चाहता हूं कि जितने भी डीएलएड बीएड बीटीसी के भाई बहन हैं उनका भला हो जाए। तो मुझसे निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जीन पियाजे के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड रहेगी वीडियो की। मैं चाह रहा हूँ कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, समय कम, आपका समय कम रह गया है और जिससे आप समय बचा सको। ठीक है, मेन मुख्य बात जो पेपर में आने वाली बात है उसको आपको समझना है। ठीक है, तो जीन पियाजे, ये जीन पियाजे के बारे में परिचय समझते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के विद्वान जीन पियाजे थे, जिससे पहले जीव विज्ञान के महारथी कहलाते हैं जीन पियाजे। और बात करें आगे 1862 से 1832 के बीच जीव विज्ञान के अध्ययन पर बाल विकास को इन्होंने स्पष्ट किया था, इसीलिए इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो पहला प्रश्न मोटा मोटा ये आता है कि किसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, तो जीन पियाजे को कहा जाता है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, बहुत बार पेपर में आती है और स्टार बना हुआ बाकायदा, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड इनकी पुस्तक है, ध्यान रखना पेपर में आती है। किनकी है? जीन पियाजे की, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके देखेंगे आगे तो इन्होंने ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा को यहाँ सत्य ज्ञान बताया है कि जो आँख, नाक, कान और जीभ त्वचा से जो बच्चा अनुभव करता है वो सत्य ज्ञान है। ठीक है, और यहाँ पर असत्य भ्रामति ज्ञानियों को उन्होंने कहा है मन की बातों को जो मन से समझते हैं वो असत्य और भ्रामक है। ठीक है, और लेकिन सत्य किसको बताया? ज्ञान, नाक, कान, जीभ और त्वचा। मतलब बच्चा को एक तरह से इन्होंने कहा है बच्चा जो है एक्टिव रहता है और स्वयं खुद का जो है निर्माता है, खोज करता है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक में। आगे की बात करें, कुछ इनकी महत्वपूर्ण शब्दावली है, बहुत बार पेपर में आती है। तो मेरे मित्र यार चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो, बहुत मेहनत से तैयार कर रहे हैं आपके लिए डाटा जी। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है स्कीमा। स्कीमा क्या है जी? कि यह जीव विज्ञान का शब्द है। दूसरा पॉइंट, यह सरल भाषा में क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया है, जैसे उद्दीपक और अनुक्रिया। तो यानी मैं मोटा मोटा आप समझाऊँ, स्कीमा जो माइंड में होता है, ये चीज़ों को क्या करता है? पकड़ता है, और यानी जिसमें चीज़ें जो है आपके ध्यान में रहती हैं ज़्यादा समय तक, तो वो स्कीमा ही होता है। और दूसरे नंबर पर अनुकूलन, एडॉप्टेशन। पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अनुकूलन पर निर्भर करती है। आगे यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अनुकूलन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, जैसा होगा वैसा अनुकूलन ढालना पड़ता है, ध्यान रखना। और इसमें आगे की बात करेंगे तो अनुकूलन के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, आत्मसाती समावेशन और समायोजन समंजन। ठीक है, ध्यान रखना। आगे इसकी बात करेंगे आगे यहाँ पर। तो अनुकूलन के 2 प्रकार, आत्मसातीकरण या समावेशन, या समायोजन या समंजन। तो जब बालक किसी नए विचार को अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पुराने उसके विचार हैं और अपने पुराने विचार या पुराने अनुभवों को जोड़ लेता है, और उसी को हम आत्मसातीकरण या समावेशन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका ध्यान रखना है यहाँ पर, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और तीसरा पॉइंट उसी के साथ अनुकूलित हो जाता है। और यहाँ समावेशन समायोजन या समंजन में क्या होता है? जब बालक अपने पुराने अनुभवों को परिमार्जित किए नए विचार में ढल जाता है,
यानी संशोधन या बदलाव हो जाता है, नए विचारों में ढल जाता है इस तरह से यहाँ पर, तो वो समायोजन कहलाता है। और यहाँ पर जोड़ लेना, ठीक है, पुराने विचारों को नए विचारों के साथ मिला लेना, ठीक है, और कोई बदलाव ना होना तो आत्मसात कहलाता है। यहाँ संशोधन या बदलाव करना समायोजन या समंजन कहलाता है। समझ में आ रहा होगा, शेयर करें सभी लोग। और यहाँ कुछ एग्जाम ट्रिक दिया गया, जहाँ संशोधन या बदलाव दिखे उत्तर हमेशा समायोजन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये ट्रिक है, यहाँ पर पॉइंट को पकड़ना है। संशोधन बदलाव में उत्तर समायोजन होगा, ठीक है, समायोजन या समंजन। और जोड़ना में समावेशन या आत्मसातीकरण, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। अब इसके बाद अवस्थाओं पे पढ़ते हैं। तो जीन पियाजे की विकासात्मक अवस्थाएं 4 होती हैं। मुख्य कितनी अवस्था होती हैं? 4 होती हैं। 4 अवस्था के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, 4 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था का नाम है यहाँ पर संवेदी या पेशीय कामक अवस्था, जिसे मोटर अवस्था भी बोलते हैं, और इसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष। पहला ही प्रश्न यही पूछेगा कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, तो संवेदी पेशीय कामक अवस्थाएं, और जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या क्या करता है? पहला पॉइंट, त्वचा, आँख व कान सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। बच्चा त्वचा से करता है, आँख से और कान से बहुत सक्रिय होता है। दूसरा, वस्तु स्थायित्व स्थापित होता है। बच्चों के सामने कोई वस्तु रख दो और वस्तु रखी है और उसे छिपा दो तो उसको ध्यान रहता है, बस यहाँ पर। अनुकरण करता है, आप जैसे कहोगे वैसे पीछे पीछे बोलने लगता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट, मूल प्रवृत्तियाँ, व्यवहार और परावर्ती क्रियाएँ यहाँ करने लगता है। पाँचवा, संवेदनाओं के आधार पर अधिगम करने लगता है। और छठवां, मानसिक निरूपण हो जाता है यहाँ बच्चे का। तो 6 पॉइंट यहाँ पर संवेदी या पेशीय कामक अवस्थाओं में। पहला, त्वचा, आँख और कान सक्रिय होना। वस्तु स्थायित्व, ठीक है, वस्तु स्थायित्व मतलब वस्तु बच्चे के सामने से ही वही वस्तु दुबका दी और वस्तु को उसके ऊपर कुछ डाल दिया गया तो बच्चा स्वयं समझ जाएगा यहाँ पर वस्तु रखी थी। अनुकरण, पीछे पीछे दोहराना। और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ध्यान रखना। और संवेदनाओं के आधार पर अधिगम और मानसिक निरूपण। तो पहला आपको ध्यान रखना है। आगे पॉइंट यहाँ पर आता है कि भाषा, इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है तथा 2 वर्ष का बालक बोलने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न पूछेगा कि भाषा का विकास बच्चों में होता है, तो यहाँ पर इसी अवस्था में हो जाता है। पहली संवेदी या यहाँ पर इसे कहेंगे पेशीय कामक अवस्थाओं में विकास हो जाता है। और बालक 11 महीने का होता है तो पहला सार्थक शब्द बोल लेता है, ध्यान रखना। 11 माह का बालक होने पर वो सार्थक शब्द बोलने लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर दूसरी अवस्था आती है जिससे बोला जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु 2 से 7 वर्ष होती है। 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक है। और इसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्व प्रत्यात्मक काल जिसे 2 से 4 वर्ष कहते हैं, और अंतर्ज्ञान या अंतर्दर्शी काल जो जिसे 4 से 7 वर्ष कहते हैं। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल क्या होता है, जिसमें नंबर 1 की बात की गई है प्रबल जिज्ञासा काल कहते हैं। नंबर 2, इसमें जीववाद या संजीव चिंतन करता है। बच्चा घोड़ा गुड्डी से गिरता है और समझता है कि इसमें जान है, तो ठीक है। और यहाँ पर तो पहला प्रबल जिज्ञासु होता है, दूसरा जीववाद, गुड्डा गुड्डियों में जान समझता है, और तीसरा यहाँ पर आत्म केंद्रित होता है, अपने खिलौने किसी को नहीं देना चाहता है, और चौथा यहाँ पर सूचकता गुण उसमें होता है, ध्यान रखना। तो ये पूर्व प्रत्यात्मक काल में आता है। इसके बाद अंतर्दर्शी ज्ञान जो 4 से 7 होता है, इसमें अनुकरण की अवस्था होती है। अनुकरण करता काफ़ी और प्रश्न पूछने की अवस्था होती है, कहता है कि ये क्या है वो क्या है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये दूसरी अवस्था होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े अच्छा कह रहा है कि एनिनिज्म क्या है, कह रहा है कि 2.5 साल का बच्चा है कि आज सूरज गुस्से में है। तो यहाँ पर बच्चा यहाँ एनिनिज्म बच्चे को एक तरह की समस्या आ कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा खुद देखेगा कि सूरज जो है नेक्स्ट आगे, इसके बाद आगे मुख्य सीमाएं पर आ जाइए। मुख्य सीमाएं यहाँ पर, अब मुख्य सीमा और क्या क्या हो सकती हैं, अविलोमीयता,
किसमें पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में केंद्रीकरण होता है, संरक्षण का अभाव होता है, प्रतीकात्मक विचार होता है और यहाँ पर वर्णमाला का इसे ज्ञान हो जाता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, वर्णमाला का इसमें ज्ञान हो जाता है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद तीसरी अवस्था पे आ जाओ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें ठोस तर्क बुद्धि की शुरुआत होती है और स्थूल संक्रियाएं। नंबर 1 तर्क करने की शुरुआत होती है, यानी वैचारिक काल की अवस्था बोलते से। दूसरा पलटावी चिंतन या विलोम्यता इसमें होती है। और इसमें अगला तीसरा पॉइंट, इसमें संरक्षण तथा विकेंद्रीकरण होता है। ध्यान रखना, ये जिस सब शब्दावली पेपर में आती है। और श्रृंखला वर्गीकरण और क्रम, यहाँ समानता और अंतर समझने लगता है, उधर दूसरे में नहीं समझ पाता अंतर। तो यहाँ श्रृंखला वर्गीकरण करना, क्रम करना और यहाँ वर्णमाला का अच्छा पूरा ज्ञान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार प्लस माइनस गुणा भाग ये सब करने लगता है। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं यहाँ पर वो करने लगता है तीसरी अवस्था में, मूर्त में। तो मूर्त में ध्यान समझ में आ गया। तो क्या क्या बात है इसमें? ठोस अवस्थाएं, तर्क बुद्धि और स्थूल क्रिया। यहाँ पर तर्क करने की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। पलटावी चिंतन, पलट के जवाब देने लगता है 7 से 11 की अवस्था में। या विलोम्यता इसमें होती है और उसमें अविलोम्यता थी। ठीक है, सेकंड वाले में संरक्षण हो जाता है, इसमें उसमें संरक्षण नहीं हो पाता है। और विकेंद्रीय होता है, इसमें ध्यान रखना। और श्रृंखला वर्गीकरण और क्रम यहाँ पर समझ आ जाती है। और गणितीय संक्रियाएं, गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार करने लगता है प्लस माइनस गुणा भाग, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाइए। यहाँ पर अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, जो कि ध्यान रखना यहाँ 11 से जो है 11 से लेकर के यहाँ पर 15 वर्ष तक यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अमूर्त औपचारिक संक्रिया अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है। यहाँ पर वहाँ पर अमूर्त चिंतन की शुरुआत होती है। मूर्त अवस्था में अमूर्त चिंतन की शुरुआत होती है और इसमें अमूर्त चिंतन हो जाता है। और तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है। इसमें या पहचान लेता है, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता इसमें आ जाती है। ठीक है, और उसमें तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है तीसरी अवस्था में। इसके बाद अपसारी चिंतन हो जाता है और पूर्ण परिकल्पनात्मक चिंतन इसमें हो जाता है। तो 4 पॉइंट हैं, चारों को ध्यान रखना। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, परिपक्व, अपसारी चिंतन और पूर्ण परिकल्पनात्मक चिंतन यहाँ पर होने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था होगी? ये चौथी अवस्था होगी। यहाँ पर एक और पॉइंट दे रहा है कि बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास यहाँ पर 15 से 16 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, ऐसा जीन प्याजे ने कहा है। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर दे रहा है टॉपर टिप्स, जहाँ परिकल्पना या अमूर्त शब्द आए सीधा अवस्था 4 पर टिक करना है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। ठीक है, और महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट से ध्यान रखना। तो ये आपकी हो गई बाल विकास जो है विकासात्मक की 4 अवस्थाएं। दोबारा से एक बार रिवीजन करवा दूं तो 4 अवस्थाएं थी यहाँ पर जीन प्याजे की। पहली संवेदी पेशिकात्मक अवस्थाएं, जिसमें त्वचा, आँख, कान सर्वाधिक सक्रिय, वस्तु स्थापित अनुकरण, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार, संवेदनाओं के आधार पर अधिगम और मानसिक निरूपण करता है बालक। तो इन 6 शब्दावलियों को समझ लेना, इसी में बच्चे का भाषा का विकास होने लगता है। और इसके बाद आगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें बालक पूर्व प्रत्यात्मक काल में 2 से 4 काल में बच्चा प्रबल जिज्ञासु, जीववाद या संजीव चिंतन करता, आत्म केंद्रित होता बच्चा। और अंतर्ज्ञान या अंतर्दर्शी काल में 4 से 7 में अनुसरण करने की अवस्था, प्रश्न पूछने की अवस्था हो जाती है। और इसी में ही अविलोम्यता, केंद्रीकरण, संरक्षण का अभाव, प्रतीकात्मक विचार, ठीक है, वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है। तीसरी अवस्था आती है मूर्त अवस्था, जिसमें तर्क करने की शुरुआत होती है। तर्क करना, चिंतन करने की थोड़ी थोड़ी शुरुआत होती है। पलटावी जवाब देने लगता है, विलोम्यता हो जाती है बच्चे में। और इसके बाद में संरक्षण, विलोम्यता, श्रृंखला, वर्गीकरण, क्रम, ये सब ने लगता है। वर्णमाला का उससे अच्छा ज्ञान हो जाता है। और गणितीय संक्रियाएं, गणना से संबंधित प्रारंभिक शुरुआत प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब करने लगता है। लास्ट अवस्था यहाँ आती है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, परिपक्व अपसारी चिंतन और पूर्ण परिकल्पनात्मक चिंतन यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हो। थोड़ा स्पीड से हूँ मुझे लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ें
कर पाओ, आपका समय बचे। इसके बाद प्याजे की जो है नैतिक अवस्थाएं भी हैं, तो दो हैं, परानैतिकता और स्वार्थ नैतिकता। तो परानैतिकता 2 से 8 वर्ष के लिए, जिसमें नैतिकता स्तर होती है, ऐसा कहा है प्याजे ने। और स्वार्थ नैतिकता जिस जो कि यहाँ पर 9 से लेकर के आगे पाई जाती है, जिसमें नैतिकता परिवर्तनशील होती है, ठीक है, सहयोग की भावना इसमें, तो इसे आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे इसके के बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण परीक्षण, तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग पेंडुलम कार्य के द्वारा किया गया, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये आपका हो गया जीन प्याजे की प्रमुख अवस्थाएं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार कोई सजेशन है बताओ, बाकी शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए आप लगातार जुड़े रहें, समय कम है और मैं लगातार मैराथन भी लाऊंगा, ठीक है। टॉपर्स के नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, 126 नंबर मेरे खुद आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी अच्छे से काम हो जाए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।